हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना लास्ट लेक्चर जो था डिवेंचर का था, यानी कि अपन ने पूरा डिवेंचर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से 8 to 9 लेक्चर्स थे। और अभी अपना ये नया टॉपिक है जिसका चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है नया चैप्टर है और ये इंटर रिलेट रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ड से समझ में आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि इसमें हम पूरे चैप्टर के अंदर कैश से रिलेटेड बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि अपन ने कंपनी के अंदर पढ़ा था कि कोई भी एंट्रीज वगैरह हो जाती है उसको अपन रट सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका कैश फ्लो अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ मीनिंग ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू एएस, एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इशूड बाय आईसीआई, ये दिया इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। एएस दिया है किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो बता रहे हैं कि क्या क्या होता है कैश फ्लो के अंदर और हम क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, किस किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रेजेंटेशन क्या क्या रहती है, सारी की सारी चीजें आईसीआई ने एएस के अंदर बताई है। एएस थर्ड है इसका। लिखा हुआ है कैश फ्लो रेफर टू द इनफ्लो और आउटफ्लो। दो वर्ड है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना और आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। बस दो ही एक्टिविटीज में गेम करेंगे इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। क्लियर, इनफ्लो और आउटफ्लो है इसमें, यही लिखा हुआ है कैश फ्लो रेफर टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो स्पेसिफिक पीरियड के लिए पहले आपको बता देते हैं, स्पेसिफिक पीरियड होता है जैसे साल का बनता है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, 2 साल की डाटा से इसका कंपैरिजन कराते हैं 2 साल की बैलेंस शीट से, तब जाके बनता है। तो इसलिए इसको बोला गया स्पेसिफिक पीरियड। पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीरियड का बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात आ गई क्लियर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। एएस थर्ड जो बताता है, अभी बताया था अपन ने, प्रोवाइड करता है गाइडलाइन किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ये कौन बताता है, एएस 3। किसने दिया, आईसीआई ने। क्लियर। उसके आगे लिखा हुआ विच आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो हाउ चेंज इन बैलेंस शीट अकाउंट्स एंड इनकम इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये क्या करता है, जितने भी चेंजेस है किसके अंदर, एक तो बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट तो ऑलरेडी आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी है, और बैलेंस शीट का जो भी अपन चैप्टर लेंगे भी आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी आपको समझ में आएगा। लेकिन बैलेंस शीट का अपन को तरीका पता है किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। क्लियर, बैलेंस शीट एंड इनकम इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर, इनकम इफेक्ट के अंदर और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सारे की सारी चीजें कौन दिखाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है, ढंग से समझना। बैलेंस शीट, इनकम, इफेक्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है अभी अपन उसको समझेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझे। एएस थर्ड है इसका, आईसीआई ने इसको दिया है। आईसीआई बताती है कि इसमें किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे रहे। प्रेजेंटेशन अभी नहीं चल रही है बात, वो भी अपन आगे लेंगे, लेकिन ये बताता है एएस 3। क्लियर। इसके अंदर दो ही चीज होती है, एक तो इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। ठीक है, ये क्या करता है, चेंजेस बताता है, बैलेंस शीट के अकाउंट के चेंज और जो इनकम इफेक्ट है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, वो बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर। उसके बाद अब जरा देखते हैं इसमें क्या हुआ है। लेकिन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द की फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the income statement and the balance sheet। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो वन ऑफ द की है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि किसके साथ, along with इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के साथ बनाया जाता है। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास में अगर आपने पढ़े होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये लोग बताते हैं कि ट्रेडिंग बनता है, पी एंड एल बनता है और बैलेंस शीट बनती है। लेकिन अब एक बात और लिखी हुई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। इसीलिए तो यहां पे लाइन लिखी हुई है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, अलॉन्ग विद किसके साथ, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के साथ इसको प्रिपेयर करते हैं अपन। आगे गानी समझ में, तो इसे अपन बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत प्यारा चैप्टर है, समझ में आएगा अच्छे से अगर आप इसके कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्या होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर, उसको इक्विवेलेंट कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश के बराबर है, कैश के जैसा है, उसे कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्ड आता है ना बार बार में, अपन ने कई बार पढ़ा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। होता क्या, कैश और कैश के इक्विवेलेंट में जो चीज होती है वो भी कैश ही मानी जाती है, इसे बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आ रही बात समझ में, वर्ड कैश, कैश के इक्विवेलेंट जो चीज मानी जाती है वो बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जो कैश के बराबर है। अब कौन कौन सी चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रेफर टू द मोस्ट लिक्विड असेट। लिक्विड है ये, तुरंत कन्वर्ट इनटू कैश। लिक्विड असेट्स है, लिक्विड
रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। लिक्विड एसेट्स होती है, लिक्विड जो तुरंत कन्वर्ट होती है, वहां पे अपन ने एक रेशियो पढ़ा था जिसका नाम था लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से स्टॉक को लेस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। तो वहां पे भी अपन ने समझाया था स्टॉक को क्यों लेस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों लेस करते हैं। स्टॉक को इसलिए वो जब बिकेगा तब, जब वो सेल होगा तब वो कैश में कन्वर्ट होगा। ऐसी प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है जो खर्चे अपन ने पहले ही पे कर दिए तो वो भी लौटेंगे कैसे, इज द प्रीपेड। इसलिए उन दोनों को लेस कराते हैं उसमें से करंट एसेट्स में, तो बचती है लिक्विड। लिक्विड का मतलब तुरंत कन्वर्ट होती है, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट होती है, किसमें, कैश में। इसीलिए यहां पे तो वर्ड लिखा हुआ है रेफर टू द मोस्ट लिक्विड एसेट। करंट एसेट्स में से दो चीज हटा देंगे अपन, एक तो स्टॉक और प्रीपेड, तो उसके बाद जो बचेगा वो लिक्विड एसेट बचेगी। और लिक्विड एसेट जिसको कन्वर्ट करते हैं तुरंत कैश में, लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। क्विकली, तुरंत, फटाफट से हो जाएगी। आगे कहानी समझो, क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। तो लिखा हुआ है दीज आर असेट्स आर क्रूशियल फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। ये जो लिक्विड एसेट्स होती है ना, ये क्या है, हमारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए डे टू डे की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती है। पैसा आना, पैसा जाना, आगे कहानी समझ में। तो ये डे टू डे ऑपरेशन के लिए होती है। और इसको अपन ने ब्रेक डाउन किया है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के क्या होता है बरा। तो इसमें देखो सबसे पहले दिया कैश। कैश में आपकी फिजिकल करेंसी आ जाएगी, जो आपके पास कैश इन हैंड है, चाहे वो रुपए हो यानी कि वो नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो, वो सारे के सारे फिजिकल करेंसी के अंदर आते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कैश इन हैंड। क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड। क्लियर, फिजिकल करेंसी होती है वो। एक होता है बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस में जब सेविंग अकाउंट है आपका बैंक के अंदर, उसमें आपका पैसा डिपॉजिट है, तो वो अपने कौन सी हो जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगी। क्लियर। पैटी कैश ऑलरेडी 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, पैटी कैशियर होता है, ठीक है। कैश बुक होती है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और एक होती है पैटी कैश। पैटी कैश ये वाली, उसके लिए एक अपॉइंट होता है बंदा, पैटी कैशियर कहते हैं। उसको पैसे देते हैं और डेली रूटीन के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको करता है पैटी कैशियर। तो उसके पास भी तो पैसा होता ही है ना, हम ही तो देते हैं, बिजनेसमैन ही तो देता है पैटी कैशियर, तो वो भी इन्वॉल्व है पैटी कैश। आगे समझ में। तो कैश, तो ये तो कैश आपको दिख ही रहा है, फिजिकल करेंसी दिख रही है, बैंक में आपका पैसा है तो आपको दिख ही रहा है, और पैटी कैश, ये तो कैश हो गया। अब इसके बराबर ऐसे कौन कौन सी चीज है वो इक्विवेलेंट में, तो देखो ये लिखा हुआ कैश इक्विवेलेंट, कैश की जो इक्विवेलेंट है। तो देखो यहां पे थोड़ा सा ढंग से समझना क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, दे आर इजीली कन्वर्टेड टू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश, जिसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ऐसा है ना, वर्ड तो छोटा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है। अब आप कहोगे सर इस चैप्टर में इसको समझाने की इतनी क्या जरूरत पड़ रही है। अभी जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे वहां पे बहुत सारे आइटम ऐसे आएंगे जो हमें समझने पड़ेंगे कि ये कैसे रिलेटेड है, तो इसका एडजस्टमेंट अलग तरीके से होता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आगे कहानी समझ में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अभी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, दे आर इजीली, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड हैव एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ द 3 मंथ और लेस। कुछ चीज ऐसी होती है कि अपन कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन होता है, वो विद इन 3 मंथ, 3 मंथ से पहले पहले वो कैश में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, उनको वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आती है। मान के चलो हमारे पास कोई फंड है, म्यूचुअल फंड मान लेते हैं, और उसकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम की है, मान के चलो आज खरीदे और 2.5 महीने की उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, तो वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर माना जाएगा। लेकिन उसको मैच्योरिटी 6 महीने की है तो इसमें नहीं आएगा। क्लियर लिखा हुआ है यहां पे, एंड हैव ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ द 3 मंथ और लेस, 3 महीने और उससे कम। वर्ड लिखा हुआ उसमें तो सारी चीजें जो लिखी गई वो कैश के लिए गई। इजीली कन्वर्टेबल, यहां पे लिखा है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड होते हैं जिनको कन्वर्ट। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है कि जो 3 महीने से कम में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उसे बोलते हैं अपन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के समान, उनको माना जाएगा, बराबर माना जाएगा, इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, बात समझ में आ रही है। जो 3 महीने से पहले मैच्योरिटी हो जाएगी उनकी। यहां पे लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल होते हैं। अब इनके नाम तो दे रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने लिख दिए। ट्रेजरी बिल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है विद मैच्योरिटीज लेस देन 3 मंथ। देख लो आगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह आपने परचेस करी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो लेकिन वो कितने टाइम से पहले वो मैच्योर हो जाएंगी, 3 महीने से पहले, लिखा हुआ लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से पहले पहले वो क्या हो जानी चाहिए, मैच्योर हो जानी चाहिए। आगे गानी समझ में। 3 मंथ में थोड़ा सा ध्यान देना, 3 महीने से पहले। क्वेश्चन में आया यही आइटम लिखे हुए, लेकिन उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में मैच्योरिटी 6 मंथ, तो समझना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे तो लिखा हुआ है 3 मंथ और उससे पहले, 3 महीने और उससे पहले पहले, 3 मंथ और लेस। आगे कहानी समझ में। अब देखो कॉमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द कॉर्पोरेशन, जैसे कोई कॉर्पोरेशन वगैरह सब चीजें इशूड करती है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है।
तो अगर आपने वो ले लिए, कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं वो ले लिए, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगी, तो वो आपने खरीद लिए, लेकिन उसकी मैच्योरिटी भी कितने महीने से पहले, 3 महीने से पहले होती है। उसके बाद है मनी मार्केट फंड, इस जगह म्यूचुअल फंड्स, अभी वर्ड बोला था म्यूचुअल फंड्स के लिए, लिखा है दैट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक्चुअली ये भी कन्वर्ट हो जाने चाहिए कैश में, ठीक है, तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर माने जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक दैट हैव द मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ और लेस। आपने मान के चलते बैंक में कोई डिपॉजिट कराया पैसा, और वो डिपॉजिट जो पैसा आपने कराया है वो 3 महीने से पहले मैच्योर हो जाना चाहिए। बैंक में आपने कोई भी डिपॉजिट वगैरह कराया है, कोई भी चीज बैंक की खरीदी है, तो वो 3 महीने से पहले, इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक दैट हैव अ मैच्योरिटी 3 मंथ और लेस, 3 महीने और उससे कम। तो बात समझ में आ रही है। तो अपन को एक बात तो इसमें समझ में आई है कि 3 महीने और उससे कम की अगर कोई भी अपन ने आइटम परचेज कराए और उसकी मैच्योरिटी 3 महीने से पहले की है, तो वो सारी की सारी किसमें आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाएगी, कैश इक्विवेलेंट के बराबर है। ये तो हो गया कैश, और इसके बराबर उसे कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो ये सारे आइटम्स कैश इक्विवेलेंट है, यानी कैश के बराबर है, सारे माने जाते हैं, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम का होता है। आगे कहानी समझ में, लिक्विड एसेट समझ में आई कि क्या होती है, इसीलिए हम लोग वहां पे स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कराते थे। क्लियर। अब चलते हैं आगे, लेकिन इसमें ना ध्यान देना है, ये नोट लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छी चीज इसमें बताई हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट है, विल बी कंसीडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ये दोनों चीजें। बैंक ओडी लेना, मतलब बिजनेसमैन होते हैं उनको ओडी मिलता है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीसी लिमिट क्या होती है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। कंसीडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है तो ये भी कौन सी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, होने को तो ये होती शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ही है, क्लियर है। लेकिन ये कह रहा है दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन इसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं करते, बैंक ओवरड्राफ्ट को, बैंक ओडी को। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं करते, जब ये होती शॉर्ट टर्म है तो क्यों नहीं, लेकिन इसका पीरियड क्या 3 महीने से ज्यादा का, इसलिए नहीं करते। करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड होती है, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ के अंदर होता है, तो यहां 12 महीने बाद पहुंच गई ना, लेकिन यहां पे तो केवल बात जो पूरा अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है वो कितने महीने का पढ़ा, 3 महीने और उससे कम, उसे बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट है अपने को, जैसे ट्रेजरी बिल आए, कॉमर्शियल पेपर आए, मनी मार्केट फंड आए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आए, ये सारे के सारे जो आइटम होते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर माने जाते हैं। कैश तो दिख ही रहा है, कैश इन हैंड दिखेगा आपको, बैंक में अगर आपका पैसा कोई डिपॉजिट है वो आपको दिखेगा, पैटी कैशियर के पास आपका कोई कैश है तो पैटी कैश है वो दिखेगा, उसके इक्विवेलेंट में ये सारी की सारी चीजें आगे समझ में, जिसमें ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, मनी मार्केट फंड है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। आगे कहानी समझ में। अच्छा, अपन ने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बता दिया, किसने दिया था, एएस थर्ड है, आईसीआई ने दिया है, ठीक है, और ये सब कुछ बताता है, गाइडलाइन देता है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आपको उसको अंदर प्रेजेंटेशन दिखानी है, और ये किस किस चीज के इसमें अपन पे ध्यान देना। इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब होता है इसके अंदर पैसा आना और जाने से रिलेटेड एक्टिविटी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड की, ठीक है, उसका स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है कि अगर मान के चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी के पॉइंट अगर अपन ने ध्यान से नहीं पढ़े, समझना बात को, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी हम जब पूरी एक्टिविटीज पढ़ेंगे, अभी इसमें भी बताएंगे 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है फाइनेंसिंग। 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से ही है, ठीक है। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ देगा, आपके आते हुए क्वेश्चन को बिगाड़ देगा पूरा, क्योंकि कैश एंड कैश, आप लोग बोलेंगे कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो बात है, ये नहीं आता और हमें पूरे पॉइंट पता है, तो ये आएगा जब हमें पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे एक पॉजिटिव बात बता देते हैं आपको, इसका आंसर आपके सामने होता है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं 3 एक्टिविटीज के बारे में जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उन तीनों एक्टिविटीज का पूरा एक क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर आपके सामने होगा। उसमें कैश के आंसर होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो हम सब कुछ करने के बाद उसमें ओपनिंग कैश ऐड करेंगे तो हमारा क्लोजिंग आंसर आना चाहिए जो उसमें दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो वही आपका क्रॉस चेक हो जाएगा, क्वेश्चन सही है क्वेश्चन गलत है। क्लियर है, बात आ रही समझ में। तो एक बार ना आप इसका रिवीजन करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छा चैप्टर है, समझ में आएगा, और इससे आने वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी और आपका अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिसको भी अपन करेंगे। ठीक, 3 एक्टिविटीज है जिसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।